इसको याद नहीं रखनी। और ग्लास के लिए इसका अप्रोक्सीमेटली मान होता है 3/। एग्जैक्टली हम वैक्यूम के लिए 1 कहेंगे। वाटर भी अलग अलग तरह के हैं, गंदा पानी है, साफ पानी है, उसके अनुसार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मान थोड़े से चेंज हो जाते हैं। हम 4/3, ग्लास के लिए 3/। ये हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। अब देखो एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप ऊपर पढ़े हो वो किससे कंपेयर किया गया है? वो कंपेयर किया है लाइट की स्पीड से कंपेयर किया। अरे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया ना। और यहाँ पर जो रिलेटिव होता है वो लाइट के स्पीड के बजाय किसी और दूसरे मीडियम की स्पीड से ये रिलेट कर दिया जाता, तब उस केस में ये रिलेटिव बन। वीडियो में इस केस में सर ने सुनो हम इसको डिफाइन कुछ अलग तरीके से करते हैं और कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए with respect to medium B। इसको लिखेंगे कैसे? इतना जो अंग्रेजी है इसको हम लिखते हैं म्यू हुआ सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखनी है? मीडियम ए की लिखनी है, तो हम ए उसके फ्रंट में लिखेंगे आगे। और किसके रिलेटिव में लिखनी है? मीडियम बी के रिलेटिव में लिखनी है, तो हम उसको लिखेंगे पीछे। इस तरह से लिखने का तरीका है। हम बी को आगे भी लिखते हैं कभी कभी, लेकिन इस तरह से हम स्पष्ट कर देते हैं। ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। रिलेटिव वेलोसिटी में तो माइनस करते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला उससे नहीं बनता, रिलेटिव के केस में हम डिवाइड करते हैं। और ये जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए का, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये डिफाइंड होता है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं, ये किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसी में आपसे पूछें बताइए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि अगर हम ऑर्डर बदल दें तो क्या रिजल्ट बनेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बताइए क्या होगा? म्यू बी बाय म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, कैसे लिखेंगे इसको? म्यू बी, पहले हम बी को आगे लिखेंगे, ए को पीछे, बी बटा से लिखेंगे। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रिलेटिव टू बी, है ना? अब गौर से देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, उलट गया है ना? यस सर। इसको आप 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए लिख सकते। यस। या नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ये बराबर 1 आ जाए। यस सर। इसी पैटर्न पे
नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। ये ई का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट, ये दोनों एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नोट किया प्रदीप? यस सर। तो एक एग्जांपल करके बताओ। फाइंड एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water with respect to glass. मालूम हो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 3/2 और वाटर की है 4/3। तो जो भी हम फॉर्मूला सिखाए हैं यहाँ पे, ये आपको यूज करना है और कैलकुलेट करके मान बताना। नाइन बाय 8 और 8/9। हाँ। तो पहला का जो आंसर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास का हुआ 3/2, वाटर का हुआ 4/3। इसको आप लिख सकते हो 9/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो वाटर बटा ग्लास हो जाए, 4/3 ऊपर, 3/2 नीचे, ये 8/9 हो गया। अब यहाँ गौर करो, तो ये जो 9/8 आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये 1 से बड़ा आया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्लास आया है वो 1 से छोटा है ना? लेकिन आप जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी देखो, तो सबसे मिनिमम 1 है और 1 से हमेशा सबका ज्यादा ही है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है किसी मीडियम का, सबसे छोटा 1 होता है वही। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, है ना, तो वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, नहीं तो मिनिमम 1 के बराबर। इन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोला जाए तो 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। समझ आया प्रदीप? यस सर। अब कुछ बातें हैं जो नोट कीजिएगा। पहला, जैसा कि आपको पता होगा कि जो लाइट है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फैमिली मेंबर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे वेव्स रहते हैं, जैसे गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट लाइट भी है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड रे है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। ये सारे जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फैमिलीज हैं, उसी फैमिली का एक मेंबर है लाइट। तो लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हम उस हिसाब से लाइट की स्पीड बोले, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस, Yes. मतलब वैक्यूम। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी और फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर किसी मीडियम में चल रहा है, यही फॉर्मूला वो हम डिजाइन करते हैं म्यू इंटू एप्सिलॉन। तब हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, मीडियम। और म्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी फॉर मीडियम। और ये बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर मीडियम। ये मीडियम का कांस्टेंट है। अलग अलग मीडियम के लिए म्यू आर का मान अलग अलग होता है। म्यू नॉट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मान हमेशा सेम ही रहेगा। म्यू आर जो है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग। सिमिलरली जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी और फ्री स्पेस। और ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट तो वही है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ये भी नहीं, फॉर मीडियम, मतलब फ्री स्पेस फॉर मीडियम। ये भी अलग अलग मीडियम के लिए मान अपना अलग अलग रखता है। तो अब तुम यहाँ थोड़ा गौर करो, मीडियम के केस में गौर करो। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। अब देखो और बताओ कि 1 बाई, इसको हम दो अलग अलग पार्ट में बांट लिए। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को साथ कर ले और म्यू आर एप्सिलॉन आर को अलग कर ले, और दोनों चूंकि सब रूट में है तो रूट के अंदर में रहने दे। तो देखो ये क्या हो गया, 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट अंडर। ये तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है, हाँ। इसको हम सी नाम दिए। इसको नाम हम सी दिए हुए।
तो 1/√(μ0ε0) को हम c लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई अंडर रूट हो गया μr एप्सिलॉन। तो देखो फाइनली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई √μr एप्सिलॉन r। और ऊपर देखो लाइट की स्पीड जो मीडियम में हमने बताया था, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c डिवाइडेड बाई क्या है ये Vm है। यहाँ से Vm का वैल्यू क्या लिख सकते हो, अगर हम इससे कंपेयर करना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम Vm स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसको हमने Vm कहा है, अगर ये निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, c/μ लिख सकते हैं ना। अच्छा सर, हाँ नियम लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू c डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। यहाँ देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू c डिवाइडेड बाई √εr μr एप्सिलॉन। ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शा रहा है ना। यस सर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का दर्शा रहा है। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का एक और फॉर्मूला आता है वाया √μr इनटू एप्सिलॉन। अगर मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी दी हुई है और उसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, तो आप इससे भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट ये है पहला पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला। दूसरा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स for different wavelength are different, है ना, in same medium, सेम मीडियम में अलग अलग लाइट के वेवलेंथ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, और वो रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। ग्लास में मान लो दो लाइट चल रहा है, ग्लास में मान लो एक रेड कलर का लाइट चल रहा है, वायलेट कलर का लाइट चल रहा है, तो ग्लास में ही रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो बताओ, तो बताओ किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? सो वी नो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का है। यस सर। लैम्डा रेड का ज्यादा है और वायलेट का लैम्डा कम है। यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का कम होगा वायलेट्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का ज्यादा। सेम मीडियम। इसी तरह से ब्लू, येलो, और इसी कारण से जब हम एक व्हाइट लाइट को
प्रिज्म से गुजारते हैं वो अलग अलग रास्ते चलना शुरू करता है, अलग अलग डेविएशन ले लेता है, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तीसरा ना, एक एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ था, अकॉर्डिंग टू कॉची फॉर्मूला, कॉची रिलेशन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कुछ a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर। ये हम तब यूज करेंगे जब हमें स्पष्ट कहता हो कि आप कॉची रिलेशन यूज करो, तो हम ये यूज करेंगे, नहीं तो हम जो ये पढ़े हैं तो यूज करेंगे, ये जो जनरल रिलेशन। कोई नहीं कर सकता। तो समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जितनी भी छोटी मोटी जानकारियां। Now let me start laws of refraction. Laws of refraction, यही हम लोग पढ़ने बैठे हैं। तो सर किस हो गई तू नहीं? सर सोचते कि हम ये सबसे पहली बात ये बात ध्यान रखो, when a light ray बात है जो मैसेज वाला को व्हाट्सएप बोल क्या वो क्लास नहीं incident तुम्हारे बेटा on an तो वेदन है नमक कहाँ है पीछे डाला interface पार्टिसिपेंट देता है ना तो क्लास आउट आता है सब medium सब to different medium। कि कौन देख रहा है तो तुम्हारा नाम वहां पे जाता है। इंटरफेस समझते हो? नहीं देखनी दो मीडियम की बाउंड्री को कहते हैं, दो मीडियम जहां मिला उसको हम इंटरफेस कहते हैं। इसलिए हम नाम नहीं दो मीडियम जहां बाउंड्री पर मिलता है उसको इंटरफेस कहते हैं। जैसे मान लो ये गिलास है, ये मान लो गिलास है और ये पानी है और ये गिलास है, ये वाटर है, ये गिलास है। तो ये जो बाउंड्री हुआ जहां से ऊपर पानी है और जहां से नीचे गिलास है, इसी को बोलते हैं इंटरफेस। या जैसे ये पानी है, सिर्फ पानी है ना, ये पानी है तो इसके ऊपर में हवा है, पानी है। ये जो पानी का जो ऊपरी सतह हुआ वो सतह हुआ इंटरफेस। समझ आया? यस सर। इंटरफेस जो है वो दो मीडियम का बाउंड्री सरफेस होता है। जब कोई लाइट इंटरफेस पर इंसिडेंट होता है तब वहां पे तीन घटनाएं घटती। When a light ray incident on an interface of two mediums, some part of light energy is reflected back into same medium called reflection। ये हुआ एक घटना, उसकी थोड़ी सी पार्ट ऑफ एनर्जी सेम मीडियम में लौट जाती, बहुत थोड़ी सी पार्ट ऑफ एनर्जी सेम मीडियम में लौट जाता। अब इसका कितना पार्ट ऑफ एनर्जी लौटेगा वो डिपेंड करेगा कैसा मीडियम से। सम पार्ट ऑफ एनर्जी is absorbed by interface called absorption। ये मात्रा बहुत कम होती है लेकिन होती है। some part of energy is absorbed by the surface and
rest part of energy is transmitted into the another medium, और बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी है वो दूसरे मीडियम में घुस जाता with some bending, और इससे बेंड होकर के वो दूसरे मीडियम में घुस जाता है ना। दिस बेंडिंग फिनोमेना रिफ्रैक्शन of light is called refraction. इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। दूसरे मीडियम में जो घुस जाता है उसको रिफ्रैक्टेड लाइट कहते हैं। तीन घटना हुआ, एक हुआ रिफ्लेक्शन जो सेम मीडियम में लौटा, एक हुआ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन की मात्रा बहुत बहुत कम होती है, वेरी जनरली हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, वेरी स्मॉल। और मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी जो है, अगर वो मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा, ज्यादातर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो घुस जाएगा। ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है, पार्शियली वो पास कराता है, पार्शियली उसमें से जितना बच गया वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट इज ट्रांसलूसेंट मीडियम। और ओपेक मीडियम ऐसा होता है जो लाइट को जरा भी इस पार से उस पार नहीं पहुंचता। तो हम यहाँ पर जो मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं। When two different, यहाँ हम नोट कर देते हैं, two different ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम जो हो ट्रांसपेरेंट। ये हुआ घटना, रिफ्रैक्शन होने की घटना। लॉ क्या है वो सब हम यहाँ लॉ हटा देते हैं, लॉ हटा देते हैं, सिर्फ रिफ्रैक्शन की घटना हम यहाँ। लॉ क्या है तो देखो, लॉ हटा दो। नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए सिर्फ ये नियम, रिफ्रैक्शन के लिए सिर्फ ये नियम। ये जो हमने अभी बताया वो रिफ्रैक्शन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या उसके साथ शामिल की चीजें वो बताया। और जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसके दो नियम, एक नियम है जो रिफ्लेक्शन में भी था, एक इंसिडेंट रे जो लाइट आकर के इंटरफेस पर गिरा, दैट इज इंसिडेंट रे। नॉर्मल जो सरफेस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल। एंड रिफ्रैक्टेड रे जो लाइट दूसरे मीडियम में बेंड होकर के घुसा उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ऑल शुड लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर। ये जो है लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट किस प्रकार जाएगा उसको बांधता है, जैसे तैसे लाइट नहीं जाए। ये तीनों के तीनों एक ही मीडियम में लाई होते हैं। दूसरी बात, द प्रोडक्ट ऑफ refractive index and sine of angle
met by ray with normal, met by ray with normal in both side of interface will be same. It is called Snell's law. वैसे स्नेल्स लॉ को हम कई रूप में लिखते हैं, परंतु हम अपने प्रैक्टिस में स्नेल्स लॉ को जिस प्रकार यूज करते हैं उसी को हमने यहाँ लिखा। आप इसको समझो। सपोज करो एक ये मीडियम है, एक ये मीडियम है, तो कोई ये ग्लास है या कोई भी एक मीडियम है। ये मीडियम है और ये मीडियम को मान लो 2 और ऊपर वाला मीडियम को मान लेते हैं 1, और सपोज करो 2 जो है वो ज्यादा है 1 से, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको डेंसर कहते हैं। जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? डेंसर बोलते हैं। जिसकी कम होती है उसको कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम बोलते हैं। तो सपोज करो कि एक लाइट रे इस तरह से आके इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट किया, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ इंसिडेंट, और इस पर हम एक नॉर्मल डाल दें, ये हुआ नॉर्मल। ये जो है रेड कलर का जो लाइट देख रहे हो दैट इज नॉर्मल। ये जब इंसिडेंट रे सरफेस से टकराएगा 3 घटनाएं तो हुई, लेकिन हम सिर्फ अभी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे की बात करेंगे। तो लाइट घुसने के बाद वो अपने पाथ से बेंड हो जाता है, ये बेंड हो गया, बेंड हो गया, ये गया इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड। ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे जो भीतर घुस गया। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। बने में ये इधर उधर नहीं छटके। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाया, मान लो आई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाया, मान लो इसको कहते हैं आर, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ का क्या कहना है? स्नेल्स लॉ का कहना है ये जो आपका इंटरफेस, इंटरफेस के एक साइड जिधर से लाइट आया, वहां की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो क्या है? μ1, और वहां नॉर्मल से कितना एंगल बनाया रे? आई। तो μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल आई, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल, है ना, एक साइड का। दूसरे साइड का बताओ तो क्या है? दूसरे साइड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल जो रे जो है नॉर्मल से बनाया, दैट इज आर। ये प्रोडक्ट हमेशा आपस में बराबर होगा। दिस इज स्नेल्स। हम ज्यादातर केस में स्नेल्स लॉ इसी रूप में यूज करते हैं। वैसे किताब में आपको कुछ दूसरा दिया रहेगा, किताब में कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो? साइन आर बाई साइन आई लिख सकते हैं। Yes. और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 Yes. Yes, sir. बराबर साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। किताब में देखोगे तो इसी तरह से आपको लिखा मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 विल बी इक्वल टू साइन आर बाई। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब हम यूज करते हैं, तो हमें इस फॉर्म से लिखने के बाद इसी फॉर्म में आना पड़ता है, तब डाटा डाल के कैलकुलेट करना। जब हमेशा इसी फॉर्म में आना है तो हम इसी फॉर्म को ही डायरेक्ट जो है प्रैक्टिस में ले लेंगे। समझ आया? ये है आपके लॉज ऑफ डिफरेंस। अब आप स्नेल्स लॉ के जो रिजल्ट है थोड़ा उसको नोट करो। स्नेल्स लॉ, एक तो स्नेल्स लॉ जो अभी आपने लिखा, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। ये तो वर्ल्ड फेमस है इक्वेशन, तो हम इसको तो यूज करते ही रहते हैं। उसके बाद आपको क्या पता है? आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बराबर होता है C बटा में भी, बटा में भी, और C तो आपको पता है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो आप यहां से म्यू बराबर C बटा V यहां लिख सकते हो C बाई V1। μ1 बराबर क्या लिख सकते हो? C बाई V1, और μ2 बराबर लिख सकते हो C बाई V2। V1 क्या हुआ? तो देखो यहाँ ये जो लाइट गया, इसकी लाइट की स्पीड है V1 स्पीड मीडियम, और दूसरा जो मीडियम में जो लाइट गया वहां पर की उसकी स्पीड हो गई V2, μ2 मीडियम। तो आप V1 और V2 के भी साथ स्नेल्स लॉ लिख सकते हो। μ1 की जगह पर C बाई V1 रख दो यहाँ, और μ2 की जगह भी C बाई V2 रख दो, तो C दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा? साइन आई बाई V1 बराबर साइन आर बाई V2। ये भी स्नेल्स लॉ ही, स्नेल्स लॉ ही है। भी जो है वो बराबर क्या होता है? म्यू इंटू लैम्डा 1। V2 का लिख सकते हैं, म्यू बोल रहे हैं, न्यू लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और V2 बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एक ही लाइट की फ्रीक्वेंसी, चाहे वो कोई मीडियम में घुस जाए, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स प्रॉपर्टी। लाइट जहां से ये खुला है, ये जो टॉर्च से जो लाइट निकला है, ये जो सोर्स से लाइट निकला है, इस लाइट में जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वही फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट मोशन में रहेगा, चाहे वो किसी मीडियम में घुस जाए। लेकिन लाइट की स्पीड, लाइट की वेवलेंथ, ये मीडियम प्रॉपर्टी होता है। मीडियम के बदल जाने से उसकी स्पीड बदल जाता है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो हमने देखो दोनों केस में फ्रीक्वेंसी वही रखे हैं, और वेवलेंथ जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है वो बदल दिया। लैम्डा 1 क्या है? ये जो पहला मीडियम
जो μ1 है, वहां पर उस लाइट की वेवलेंथ है λ1, और ये दूसरा मीडियम है उसमें उसकी वेवलेंथ है λ। अगर हम यहाँ पे V1 की जगह, डिनोमिनेटर में जो V1 है उसकी जगह न्यू λ1 लिखे, राइट साइड में V2 की जगह न्यू λ2 लिखे, न्यू न्यू अगर कट जाएगा तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा? sin I by λ1 बराबर sin R by λ2। ये भी स्नेल्स लॉ। अगर स्पीड के टर्म में लिखना हो तो दूसरा लिखना, वेवलेंथ के टर्म में लिखना हो तीसरा लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना, और आपस में कैसे आपस में कनेक्टेड है तो राइट साइड में हमने उसको डिस्क्राइब। क्या इतनी बातें समझ में आई? यस सर। यह है पहला पॉइंट स्नेल्स लॉ को लेकर। दूसरा पॉइंट, when light travels from rarer to denser, लाइट अगर रेयर से डेंसर की तरफ ट्रेवल करे तो आप कहेंगे इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। जैसे अगर ये ऊपर में हवा है, नीचे ग्लास है, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेंसर होगा। ठीक है। लाइट को हम अगर इसमें इंसिडेंट करेंगे, ये नॉर्मल है, तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल। ये हुआ ए बी। When light travels from denser to rarer, अगर लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा हो, मतलब शीशा से हवा में जा रहा हो या पानी से हवा में जा रहा हो, तो इस केस में लाइट जो है बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सब हम प्रूव भी कर सकते हैं स्नेल्स लॉ को यूज करके। यहाँ पे अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो जो आर होगा वो लेस देन आई। अगर हम उल्टा बात करें, यहाँ पर देखो, ये आपका ग्लास हो गया और ये पानी हुआ, ये पानी है, पीछे में पानी है, ऊपर में ग्लास, ये ग्लास है, ये पानी है। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? 3/2। पानी की क्या होती है? 4/2। तब बताया ना ये। सपोज करो कि लाइट जो है वो इस तरह से इंसिडेंट किया, ये आपका नॉर्मल। लाइट इस तरह से इंसिडेंट किया, तो इंसिडेंट करने के बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे भाग, लाइट ये इंसिडेंट किया,
ये ऐसा था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ जो आर होता है वो ज्यादा होता है आई से। इस लॉ से आप ये प्रूव कर सकते हैं। ये दो बातें याद रखनी है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और अगर लाइट रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगा। और अगर सेम मीडियम से गुजर रहा हो, दोनों साइड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो, तो बताओ भाई, when light travels from one to another medium having same refractive index, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो फिर क्या होगा? सेम एंगल पे निकल जाएगा तो नो बेंडिंग, लाइट बेंड नहीं करेगा, लाइट बेंड नहीं करेगा। दो मीडियम है, यह हम एक मीडियम बनाए, यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और यहाँ की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही है। तो लाइट जो है इस केस में बिना बेंड किए सीधे पार से ऊपर होता है। ये आपका नॉर्मल, बिना बेंड किए ये सीधे इस पार से उस पार। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो इस केस में आई और आर आपस में बराबर है। ये था सी। और एक लास्ट पॉइंट, इफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, अगर लाइट इंसिडेंट करता है नॉर्मली ऑन इंटरफेस, चाहे वो कोई भी मीडियम से कोई भी मीडियम में जा रहा, परंतु वो अगर नॉर्मली इंसिडेंट करे, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करे, तो फिर यहाँ पर भी बेंडिंग नहीं होता है, नो बेंडिंग, बेंडिंग नहीं होता। जैसे मान लो ये ऊपर में पानी है, नीचे में ग्लास, और लाइट आपकी इंसिडेंट हुई नॉर्मली, तो लाइट सीधे इस पार से उस पार चला जाएगा, बेंड नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा। लाइट बेंड नहीं करेगा। और अगर लाइट बेंड नहीं हुआ तो क्या हम रिफ्रैक्शन कह सकते हैं? बोलेंगे हाँ कह सकते हैं, स्नेल्स लॉ यहाँ पर भी लागू है, स्नेल्स लॉ यहाँ पर भी लागू है। बेंड नहीं किया लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टी होंगी, यहाँ पर की स्पीड अलग होंगे, यहाँ पर की स्पीड अलग। समझ आ रहा है? स्पीड अलग अलग। इस केस में आई का मान क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो डिग्री। वेरी गुड। आर भी 0 डिग्री। स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो जब आई का मान 0 रखेंगे तो आर का मान 0 आ जाए। स्नेल्स लॉ स्टिल वैलिड, ऐसा नहीं है कि लाइट का मुड़ना ही स्नेल्स लॉ अप्लाई करेगा, नहीं भी बेंड होता है तब। चलो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट, एक साइड हम इंसिडेंट रे लिखते हैं और दूसरा साइड रिफ्रैक्टेड रे लिखते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या बदलाव आता है। लाइट में जो गुण है क्या है? लाइट के पास स्पीड है, लाइट के पास वेवलेंथ है, लाइट के पास फ्रीक्वेंसी है, लाइट के पास इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, इंटेंसिटी है, लाइट के पास कलर है और लाइट के पास फेज है। 2, 4, 6 क्वांटिटीज हम लाइट के साथ एसोसिएट करके रखते हैं और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तभी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आप बताओ, कि इनमें से कौन कौन से क्वांटिटीज में क्या क्या पॉसिबल बदलाव आ सकते हैं। तो जब एक मीडियम से ये इंसिडेंट रे इन मीडियम 1 और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मीडियम 2 में है। रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में ही है, इंसिडेंट रे एक मीडियम में, रिफ्रैक्टेड दूसरे, रिफ्लेक्टेड रे से मीडियम में होगा, याद रखना। तो एक मीडियम के बदलने से स्पीड बदल जाता है, स्पीड विल चेंज। स्पीड जो है वो चेंज हो जाए। अब स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऐसा नहीं है कि स्पीड हमेशा घटेगा, स्पीड बढ़ भी सकता है। वेवलेंथ के बारे में बोलो, दैट विल आल्सो चेंज, वेवलेंथ भी बढ़ सकता है, घट सकता है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी विल नॉट, और फ्रीक्वेंसी से कलर डिपेंड होता है तो कलर भी सेम है। इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी एनर्जी जो है जनरली डिक्रीज होगा ना। सम पार्ट ऑफ एनर्जी लौट गया, सम पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, तो जो दूसरा मीडियम में जो एनर्जी गया वो तो कमी होगा। और अगर हम एब्जॉर्प्शन को और रिफ्लेक्शन की एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम सेम कह सकते हैं और नियरली सेम है। 100% तो सेम नहीं होगा, सम पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड होते ही एनर्जी कम ही हो जाता है। एनर्जी कभी बढ़ेगा नहीं, या तो वही रहेंगे नहीं तो कम। फेज में कोई चेंज नहीं, चार्ज खत्म हो गया, फेज में चेंज नहीं। ये बातें रिफ्रैक्शन के लिए रखनी। ये घंटे चौथा का पॉइंट है, पता नहीं कितना, चौथा पॉइंट है रेयर 9:30 से तो एंड डेंसर। वो 1.5 घंटा जो मीडियम की हम बात करेंगे, ये बातें रेयर और डेंसर मीडियम, इट इज independent to density। ये मीडियम के डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। कौन मीडियम रेयर है, कौन मीडियम डेंसर है, तो मीडियम के डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। जनरली डेंसर मतलब ज्यादा डेंसिटी वाला, रेयर मतलब कम डेंसिटी वाली। वेव के लिए, लाइट हो, साउंड हो, कोई भी वेव के लिए कौन मीडियम रेयर है, कौन मीडियम डेंसर है, ये उसके डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर किस पर करता है? एंड डिपेंड ऑन द
speed of wave in medium, और वो वेव की स्पीड पर डिपेंड करता है। मीडियम में वेव की स्पीड कैसी रही उस पर डिपेंड करता है। The medium in which the speed of wave is lesser, known as denser. जिस मीडियम में स्पीड वेव की कम होगी वो मीडियम डेंसर होगा, है ना, और ग्रेटर known as rarer. और जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा है वो मीडियम को रेयर कहते हैं। स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे speed of light in glass is less than, या हम अगर हवा और पानी की तुलना करें ज्यादा समझ, speed of light in water is less than air. पानी में लाइट की स्पीड कम होती है हवा से। पानी में लाइट की स्पीड कम होती है हवा से, मालूम है आप लोगों को? अरे बोलो भाई, मालूम है नहीं है? लाइट की स्पीड पानी में कम होती है, हवा में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। तो बताओ तो पानी और हवा में कौन रेयर हुआ, कौन डेंसर हुआ? पानी डेंसर हुआ। पानी में चूंकि स्पीड कम है इसलिए पानी डेंसर हुआ, हवा में स्पीड ज्यादा है तो हवा रेयर हुआ। हेंस वाटर इज denser than air for light. For light के लिए। लेकिन यही चीज उलट जाए, अगर हम लाइट की बात न करके साउंड की बात करेंगे, अगर हम लाइट की बात नहीं करके हम साउंड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज मोर देन एयर। पानी में साउंड की स्पीड ज्यादा होता है 13%। तो हम बस की मतलब है, हवा में साउंड की स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकंड और पानी में लगभग 1100 मीटर पर सेकंड होता है। पानी में साउंड की स्पीड ज्यादा होता है। तो बताओ साउंड के लिए कौन मीडियम रेयर हुआ? वाटर। साउंड क्लियर। वाटर इज रेयर हुआ ना? यस सर। रेयर देन एयर फॉर साउंड। तो कोई मीडियम रेयर एक वेव के लिए हो सकता है तो दूसरे वेव के लिए वही मीडियम डेंसर भी हो सकता है। रेयर और डेंसर की जो पहचान है वो उसके डेंसिटी से नहीं होती, वेव के स्पीड से होती है। मीडियम में वेव की स्पीड कैसी रखी गई है जी।
ये था रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने डिस्कस किया। और अब इस रिफ्रैक्शन से कनेक्टेड जो कुछ फिनोमेना है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में रिफ्रैक्शन से कनेक्टेड जो अपरेंट डेप्थ आता है, नॉर्मल शिफ्ट होता है, इमेज की फॉर्मेशन हम अलग अलग मीडियम में कैसे निकालते हैं, स्लैब अगर रास्ते में ऑब्जेक्ट और आग के बीच में रख दी जाए तो शिफ्ट कैसे होता है, व्यू होता है ना, किस दिशा में होता है, तो ये सारी बातों का डिस्कशन अगले क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मोहित मारो इससे सब लेवल देती डाउनलोड नहीं होता।